जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बड़े एकदम। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ब्रोंकियल अस्थमा डिस्कस किया था। ये ब्रोंकियल अस्थमा का पार्ट 2 अपन डिस्कस कर रहे हैं। वहां पर अपन ने इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लिया था, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर अपन ने डिस्कस कर लिए थे, इसके टाइप्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे और अपन ने पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर ली थी। आज के इस लेक्चर में अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और ब्रोंकियल अस्थमा का कैसे मैनेजमेंट करते हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन लास्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर अपन ब्रोंकियल अस्थमा को समझते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा में क्या क्या कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी। तो ब्रोंकियल अस्थमा जो है एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ये अपने को पता है कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। और ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी कैसी कंडीशन है? ये ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन है। कैसी है? ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर इंक्रीज्ड एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस आपको देखने को मिल रहा था। इंक्रीज एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। तो एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस की कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी टू स्पेसिफिक एलर्जन, टू स्पेसिफिक एलर्जन, स्पेसिफिक एलर्जन। कोई भी स्पेसिफिक एलर्जन होगा और उसके कारण एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस आप लोगों को देखने को मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर करा था, अगर ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है तो यहाँ पर इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। स्पेशल टाइप की साउंड आपको सुनाई देती है। एक एडवेंटियस ब्रीथ साउंड होती है जिसको वीजिंग के नाम से अपन ध्यान रखते हैं, तो वीजिंग आपको सुनाई देती है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर रहे थे कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस आपको देखने को मिलेगा, विजिंग साउंड आपको सुनाई देगी, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे आपको देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट अपन ने उसके लास्ट क्लास के अंदर क्या करे थे, पॉइंट अपन ने डिस्कस करे थे। ठीक बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें अब इसके अंदर ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर, तो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर सिंपल बात, क्या कंडीशन आपको देखने को मिल रही है? येलो, ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। ये मैं एयर स्पेसेस बना रहा हूं, ठीक है। अब इस कंडीशन में मेनली आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा था? ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल रहा था। क्या देखने को मिलता था? ब्रोंकोस्पाज्म। और ब्रोंकोस्पाज्म भी किस प्रकार का? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। ब्रोंकोस्पाज्म भी किस प्रकार का? रिवर्सिबल आपको देखने को मिल रहा था। रिवर्सिबल था, तो वो स्पोंटेनियस भी रिवर्सिबल था, स्पोंटेनियसली भी खुद से भी ठीक हो रहा था। या फिर अगर अपन बात करें वो ब्रोंकोस्पाज्म रिलीव कैसे हो रहा था, वो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से भी क्या हो रहा था? वो रिवर्सिबल हो रहा था। अब एक बार ब्रोंकियल अस्थमा में समझ लेते हैं। देखो इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? ये ब्रोंकाई वाला पोर्शन या स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स वाला पोर्शन, इसमें क्या हो चुका है? कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो चुका है। कॉन्स्ट्रिक्शन, स्पाज्म की कंडीशन आप लोगों को इस कंडीशन में देखने को मिल रही है। अब स्पाज्म की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके अंदर जो एक्सपायरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन क्या रहेगा? वो पुअर एक्सपायरेशन देखने को मिलेगा, एक्सपायरेशन अच्छे से नहीं होगा। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर आप लोगों को जो एयर स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, अगर एस्पायरेशन, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का डिसऑर्डर है, ये अपन इधर लिख दिया ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का डिसऑर्डर है, उसके अंदर एक्सपायरेशन जो होता है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नैरोइंग आप लोगों को देखने को मिल रही है इधर। ठीक है, तो एक्सपायरेशन अगर इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एयर जो है एयर स्पेसेस में ट्रैप होने लग जाएगी। इसी को अपन एयर ट्रैपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एयर ट्रैपिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होने लग जाएगी? एयर ट्रैप होने लग जाएगी। और एयर अगर ट्रैप होने लग गई इधर, तो यहाँ पर जो पल्मोनरी कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, उन पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर CO2 जो होगी, CO2, क्योंकि CO2 का एलिमिनेशन प्रॉपर अमाउंट के अंदर हो नहीं रहा है, तो CO2 जो है वो CO2 इसके अंदर डिफ्यूज करने लग जाएगी। और बॉडी के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो हाइपरकैप्निया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, हाइपरकैप्निया की कंडीशन। तो जब अस्थमा के एपिसोड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, परसिस्टेंट टाइप का अस्थमा जब आप लोगों को देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंट टाइप का लंबे समय से अस्थमा देखने को अगर मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये CO2 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उस कंडीशन के अंदर पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। किसकी कंडीशन डेवलप हो जाती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। हाइपोक्सिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, हाइपरकैप्निया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो ये हाइपरकैप्निया जो CO2 का लेवल बढ़ रहा है, उसके कारण बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन के अंदर ये पॉइंट अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो एक स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस आपको देखने को मिलता है कोई स्पेसिफिक एलर्जन के साथ में,
और बहुत सारे एलर्जन भी हो सकते हैं। म्यूकस का प्रोडक्शन जिसमें बढ़ जाएगा, जब एक्सपायरेशन हो रहा होगा तो उस टाइम व्हीजिंग साउंड आपको सुनाई देगी। ठीक है, अगर इंस्पायरेशन के टाइम पर भी व्हीजिंग साउंड आपको सुनाई दे रही है तो दैट विल डिनोट मोर सीवियरिटी। और ब्रोंकोस्पाज्म दैट इज रिवर्सिबल टाइप ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म। जब तक ये ब्रोंकोस्पाज्म रहता है तो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड आफ्टर द रिलीविंग ऑफ दैट ब्रोंकोस्पाज्म द सिम्टम्स विल बी रिलीव्ड। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म का जो इस ब्रोंकोस्पाज्म जो है रिलीव स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है और बाय द यूजुअल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन ने ईटियोलॉजी वगैरह वहां पर डिस्कस कर ली थी, तो लास्ट लेक्चर को अपन ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी भी अपन ने डिस्कस कर दी, वहां से अपन देख सकते हैं। अब अपन डायरेक्ट किस पे चलते हैं, अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर चलते हैं। किस पे चल रहे हैं अपन? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे चल रहे हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करते हैं। अपने को ये पता चल ही गया है इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो एक तो पॉइंट ध्यान रखेंगे, दैट इज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या ध्यान रखेंगे? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन आपको इधर देखने को मिल ही रही है। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और उस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण एक स्पेशल टाइप की व्हीजिंग साउंड आप लोगों को सुनाई देती है, व्हीजिंग। दैट इज ए हाई पिच साउंड एंड दिस व्हीजिंग इज नोन एज सिबिलेंट व्हीजिंग। किस नाम से जानते हैं? सिबिलेंट व्हीजिंग के नाम से अपन जानते हैं। सिबिलेंट व्हीजिंग आप लोगों को इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। तो सिबिलेंट व्हीजिंग आपको देखने को मिलती है, दैट इज हाई पिच साउंड, हाई पिच म्यूजिकल साउंड आपको सुनाई देती है व्हीजिंग। ठीक है, और पॉइंट ध्यान रखने की आवश्यकता है इसके अंदर क्या, कि मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, but if heard ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अगर इंस्पायरेशन के टाइम पर भी सीटियां बज रही है ना भाई, तो इसका सिंपल सा मतलब है सीवियरिटी क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सीवियरिटी इंक्रीज हो चुकी है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखना। तो कैसी साउंड? विस्लिंग साउंड। कैसी साउंड है? विस्लिंग टाइप की हाई पिच साउंड आपको देखने को मिलती है। ये अस्थमा में आपको सुनाई देती है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। डिस्निया की कंडीशन आपको अवश्य देखने को मिलेगी। सांस लेने के अंदर क्या देखने को मिलेगी? समस्या देखने को मिलेगी। और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स की कंडीशन है, बाहर सांस लेने के अंदर, मतलब एक्सपायरेशन के अंदर मेन समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन के अंदर प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन ध्यान रखना, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। और पेशेंट जो है प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन करेगा और साथ में पेशेंट पर्स लिप ब्रीथिंग करता हुआ नजर आएगा। पर्स लिप ब्रीथिंग का मतलब ये जो लिप्स वाला पोर्शन है ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा और फिर जब सांस को बाहर निकालेगा, एयर को बाहर निकालेगा, एक्सेल करेगा, तो ऐसे करता हुआ नजर आएगा। तो इसके अंदर प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन देखने को मिलेगा। और साथ में कैसी ब्रीथिंग? पर्स लिप ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगी। और पर्स लिप ब्रीथिंग जो है, इसको आपको एजुकेट भी करना है पेशेंट को, इसके बारे में बताना भी है कि आप, मतलब पेशेंट को बताना है कि पर्स लिप ब्रीथिंग क्या होती है और कैसे आप कर सकते हो इन चीजों को मैनेज करने के लिए, एक्सपायरेशन को इजी बनाने के लिए। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। डिस्निया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर आपको नजर आएगा टेकिपनिया। क्या नजर आएगा? टेकिपनिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। टेकिपनिया का सिंपल सा मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना। तो वो जो पेशेंट है वो सांस लेने की ज्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि एयर जो है, एयर को अंदर लेने की कोशिश करेगा और ये एयर जो है ये बाहर जा ही नहीं रही है उस कंडीशन के अंदर। तो टेकिपनिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और टेकिपनिया की कंडीशन भी ऐसे, जैसे CO2 आप लोगों की जो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती जा रही है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर देती है? स्टिमुलेट कर देती है। और रेस्पिरेटरी सेंटर अगर स्टिमुलेट होंगे तो उस कंडीशन में हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन आप लोगों को डेवलप होती है। कौन सी कंडीशन डेवलप होती है? हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है आपको नजर आएगी। तो हाइपर वेंटिलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी पेशेंट की अगर बात करें, एयर हंगर, एयर हंगर, एयर हंगर आप लोगों को डेवलप होता हुआ नजर आता है। एयर हंगर का मतलब अस्थमैटिक अटैक आ रहा है, एयर हंगर जैसे सांस को लेने के अंदर कोशिश करेगा तो एयर हंगर उसके अंदर क्या होता है? डेवलप होता है। तो हाइपर वेंटिलेशन, एयर हंगर, टेकिपनिया की कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स इन ब्रीथिंग, एक्सेसरी मसल्स इन ब्रीथिंग। तो एक्सेसरी मसल्स इन ब्रीथिंग मतलब जो एक्सेसरी मसल्स होती है उनका क्या करेगा? यूज करेगा। तो एक्सपायरेशन इसके अंदर बहुत आप लोगों को इजी देखने को मिल नहीं रहा है। तो जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आप लोगों को देखने को मिला, तो फोर्सफुल ब्रीथिंग अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फोर्सफुल ब्रीथिंग बोल सकते हैं।
फोर्सफुल ब्रीथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फोर्सफुल ब्रीथिंग इस कंडीशन के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। तो यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स इन ब्रीथिंग, क्योंकि एक्सेल आउट करना है, तो जैसे एब्डोमिनल मसल्स हो गई एक्सपायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एक्सपायरेशन फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उनका कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, एक्सपायरेशन देखने को मिलता है। तो ये इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी फोर्सफुल ब्रीथिंग, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इनके लिए यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स इन ब्रीथिंग। वैसे अगर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, जो इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन वही क्या होता है, इंस्पायरेशन की अगर बात करें वो एक्टिव प्रोसेस होता है। इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक्सपायरेशन जो होता है वो कैसा होता है, वो पैसिव प्रोसेस होता है। नॉर्मल ये पढ़ते हैं अपन, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब फोर्सफुल ब्रीथिंग अगर चल रही है, फोर्सफुल ब्रीथिंग, तो फोर्सफुल ब्रीथिंग के अंदर ये एक्सपायरेशन जो है पैसिव प्रोसेस नहीं रहेगा। फोर्सफुल ब्रीथिंग में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्टिव के अंदर अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो इस पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पर्सन जो है ये एग्जॉस्ट करेगा, थक जाएगा ये, क्योंकि ब्रीथिंग अगर ये देखने को मिल रही है तो, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम होगी एक्टिव में, एटीपी कंज्यूम, और एटीपी अगर कंज्यूम होगी तो पेशेंट थक जाएगा। तो डिस्निया ऑन एक्सर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, जब पेशेंट एग्जॉस्ट करेगा या जब जब पेशेंट जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, उस टाइम पर डिस्निया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डिस्निया ऑन एक्सर्शन, और साथ के अंदर ये अगर एटीपी कंज्यूम हो रही है तो इसके कारण वीकनेस भी आपको देखने को मिलेगी, फटीग फटीग भी पेशेंट के अंदर क्या होगा, डेवलप होगा। वीकनेस, फटीग, ये कंडीशन भी आप लोगों को इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि फोर्सफुल ब्रीथिंग के अंदर जो एक्सपायरेशन पहले एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस हुआ करता था, अब फोर्सफुल ब्रीथिंग के अंदर क्या हो जाएगा, एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। और एक्टिव प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम होंगी, एनर्जी अगर ज्यादा कंज्यूम हो रही है तो बॉडी के पास एनर्जी की लिमिटेशंस डेवलप होंगी, उसके अंदर वीकनेस, फटीग वगैरह, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स इन ब्रीथिंग, फोर्सफुल ब्रीथिंग, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। एयर हंगर की कंडीशन आप लोगों को इस पेशेंट के अंदर डेवलप होती हुई नजर आती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर टेकी कार्डिया की कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, टेकी कार्डिया की कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। एक टेकीपनिया देखने को मिल रहा है, एक टेकी कार्डिया आप लोगों को देखने को मिलता है। टेकी कार्डिया किसके रेस्पॉन्स के अंदर देखने को मिलता है, टेकी कार्डिया हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो टेकी कार्डिया इसके कारण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो टेकीपनिया, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स इन ब्रीथिंग, डिस्निया की अपन ने बात कर ली, और एयर हंगर की अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट अगर बात करें, ये डिस्निया अपन लिख रहे हैं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी अपन लिख सकते हैं। डिस्निया का अदर नेम जो है दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट अगर बात करें, ये एक्सेसरी मसल्स का यूज हो रहा है, टेकीकार्डियक कंडीशन आपको देखने को मिले, साथ में रेस्टलेसनेस जब अटैक आता रहता है पेशेंट को, तो रेस्टलेसनेस की कंडीशन उसके अंदर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इजिली इरिटेबल आपको पेशेंट देखने को मिलेगा, इजिली इरिटेबल, क्या देखने को मिलेगा, इजिली इरिटेबल आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो डाइफोरेसिस आपको देखने को मिलेगी, डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस डायाफोरेसिस का क्या मतलब होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, एक्सेसिव स्वेटिंग। और एक्सेसिव स्वेटिंग कब देखने को मिलेगी, ड्यूरिंग 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 एक्यूट ड्यूरिंग एक्यूट एक्सर्बेशन, ड्यूरिंग एक्यूट एक्सर्बेशन, एक्सर्बेशन के टाइम पर, एक्यूट एक्सर्बेशन के टाइम पर आप लोगों को स्वेटिंग देखने को मिलेगी, एक्सेसिव स्वेटिंग, उसी को डाइफोरेसिस के नाम से अपन जानते हैं। और ये डाइफोरेसिस अगर देखने को मिल रहा है तो उसके कारण आप लोगों को फ्लूइड फ्लूइड बैलेंस क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड जो है फ्लूइड बैलेंस के अंदर दिक्कत होगी। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग आपको देखने को मिल रही है, डाइफोरेसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, इसको मैनेज करना भी एक अपना प्रायोरिटी रहेगा। और मैनेज अपन कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट अगर अपन करेंगे तो प्रॉपर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अपन करेंगे। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन अगर करेंगे पेशेंट में, तो उस कंडीशन के अंदर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करोगे तो ये जो फ्लूइड वगैरह का इम्बेलेंस देखने को मिला था एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण, और वो क्या हो सकता है, वो सबसाइड हो सकता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, दैट इज पल्सस पल्सस पैराडॉक्सस पैराडॉक्सस पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस की अगर अपन बात करें
तो पल्सस पैराडोक्सस का क्या मतलब होता है, इसके अंदर सिस्टोलिक बीपी जो होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसके अंदर फॉल डाउन देखने को मिलता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, कितने से ज्यादा, दैट इज मोर देन 10 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 10 mm ऑफ Hg से ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कब कम हो जाता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इसी को अपन पल्सस पैराडोक्सस के नाम से अपन जानते हैं। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का अचानक से कम हो जाना, 10 mm ऑफ Hg से ज्यादा कम हो जाना, और कब कम हो जाना, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम पर। तो उसी कंडीशन को अपन पल्सस पैराडोक्सस के नाम से जानते हैं। तो ये भी कंडीशन आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आने वाली है। एम आई क्लियर और नोट। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपन ने इधर डिस्कस करें। और अगर अपन बात करें तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन इधर देखने को मिली। कैसी कंडीशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन, ये अपन पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी अगर पॉइंट डिस्कस करें, सांस उसको सही से आएगा नहीं, ब्रीथलेसनेस की कंडीशन डेवलप होने वाली है उस पेशेंट के अंदर। तो ब्रीथलेसनेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो म्यूकस का प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो उस म्यूकस को रिलीव करने के लिए क्या देखने को मिलेगा, कफ देखने को मिलेगा। कफ 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 की अगर बात करें तो कफ कैसी देखने को मिल सकती है, प्रोडक्टिव कफ भी देखने को मिल सकती है। तो कफ कैसी, प्रोडक्टिव कफ। क्यों, क्योंकि स्पुटम अगर देखने को मिल रहा है तो उसमें प्रोडक्टिव कफ आप लोगों को नजर आएगी। तो ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो कफ आपको देखने को मिल रही है। तो कफ, प्रोडक्टिव कफ किसके अंदर, ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। अगर एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है तो उसके कारण कफ जो होगी या खांसी जो आएगी उसके साथ स्पुटम आएगा। ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसकी इटियोलॉजी की अगर बात करें तो एलर्जिक राइनाइटिस अपन ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस के कारण अगर अस्थमा हो रहा तो एलर्जिक राइनाइटिस के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो कोइंसाइड करेंगे तो नेजल कंजेशन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है, नेजल कंजेशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और कई बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो सांस लेने के लिए, जैसे बच्चों के अंदर अटैक आ रहा है, ठीक है, तो बच्चे क्या कर लेते हैं उसके अंदर, जैसे सांस लेने में, तो ये जो नेजल जो है इनको क्या कर लेते हैं, वाइड कर लेते हैं। नेजल नाक वाले रीजन, नोस्ट्रल्स को क्या कर लेते हैं, वाइड कर लेते हैं। ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, इसको नेजल फ्लेयरिंग के नाम से जानते हैं। तो नेजल कंजेशन तो आपको देखने को मिल ही रहा है, बाकी नेजल फ्लेयरिंग की कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। नेजल फ्लेयरिंग, ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, पेशेंट आपके पास में चेस्ट टाइटनेस की कंप्लेन तो लेके आता ही है। तो ये चेस्ट टाइटनेस भी अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो चेस्ट टाइटनेस हो गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने किस में कवर कर दिए, एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अपन ने ये पॉइंट टू पॉइंट अपन ने क्या कर दिए, कवर कर दिए। एम आई क्लियर और नॉट, बोलो भाई, क्लियर बात है क्या। तो ये सारे के सारे पॉइंट। अच्छा, अपन ने ये वीजिंग साउंड यहाँ पर अपन ने डिस्कस करी है। कैसी साउंड, वीजिंग, सिबिलेंट वीजिंग अपन ने डिस्कस करी है। अगर ये म्यूकस यहाँ पर एक्यूमुलेट होता जा रहा है तो ये विस्लिंग साउंड के साथ में यहाँ पर आप लोगों को कोर्स क्रैकल्स भी आपको सुनाई देगी। कैसी, कोर्स क्रैकल्स, कोर्स क्रैकल्स भी आप लोगों को सुनाई देगी, कोर्स क्रैकल साउंड। क्योंकि जब एयर इन म्यूकस वाले, जहाँ पर थिक म्यूकस डिपॉजिट हो गया उस एरिया से जब पास आउट करेगा तो उस कंडीशन में कोर्स क्रैकल साउंड आपको सुनाई देगी। ये कोर्स क्रैकल्स का डिस्कशन अपन ने पहले ही स्टार्टिंग की वीडियोज में ही कर दिया है, क्या होती है कोर्स क्रैकल्स ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड्स में, है ना। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एक सवाल आता है कि एक्यूट अस्थमा का अटैक आ रहा है पेशेंट में, एपिसोड के अंदर है, मतलब अस्थमेटिक अटैक है उसमें, एपिसोडिक, ठीक है। और उस कंडीशन के अंदर तो वीजिंग साउंड आपको सुनाई दे रही है। कैसी वीजिंग साउंड, एक्सपायरेशन के टाइम पर सुनाई दे रही है, ठीक बात है। इंस्पायरेशन के टाइम पर सुनाई दे रही है, मतलब सीवियरिटी बढ़ गई है। लेकिन कई बार आप लोगों को ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड उस टाइम सुनाई नहीं देती, तो क्या वो सही बात है क्या। वीजिंग साउंड उसको पहले अपीयर हो रही थी, लेकिन फिर अचानक से वीजिंग साउंड उस पेशेंट के अंदर सुनाई नहीं दे रही ड्यूरिंग एक्यूट एस्थमेटिक अटैक। दैट इज गुड फॉर दैट पेशेंट और दैट इज नॉट गुड फॉर दैट पेशेंट। बताओ सही है कि नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उस कंडीशन के अंदर, तो सिंपल बात है, अगर अपन ध्यान दें, पहले वीजिंग आपको देखने को मिल रही थी, क्या थी, वीजिंग, और अचानक से क्या हो गई, वीजिंग डिसअपियर हो गई, वीजिंग डिसअपियर, वीजिंग डिसअपियर, ये हो गई, वीजिंग डिसअपियर हो गई। या फिर अपन बोलते हैं इसके अंदर क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, या ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड अब्सेंट, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड अब्सेंट, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड क्या हो गई, अब्सेंट हो गई। तो भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है उस पेशेंट के लिए,
बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर चीज देखने को मिल रही है तो दैट विल डिनोट इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या डिनोट करेगा? दैट विल डिनोट इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर को डिनोट करने वाला है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट जो रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा है, उसमें जो लंग्स जो काम कर रहे थे जिसके कारण वो एक्सेल आउट कर पा रहा था, इंस्पायर कर पा रहा था, वो भी सारी चीजें क्या हो चुकी है, इसके अंदर फेल हो चुकी है। तब ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड्स आपको उसके अंदर देखने को नहीं मिल रही। तो पेशेंट में क्या डिनोट करेंगे कि पेशेंट किस में जा रहा है? रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है। तो अगर वीजिंग साउंड आपको देखने को मिल रही थी और अस्थमेटिक अटैक भी आ रहा है, ठीक है, और अस्थमेटिक अटैक के टाइम पर ये वीजिंग साउंड अचानक से डिसअपियर हो गई है, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड आपको सुनाई नहीं दे रही है, खुश होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। दैट विल डिनोट इंपेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है उस टाइम पर, ठीक है। एंड इन दैट कंडीशन यू हैव टू मैनेज दैट पेशेंट, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर वो पेशेंट जा रहा है आपका, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर का क्या मतलब होगा? लंग्स अपने जो फंक्शंस है वो करना अचानक से क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से पॉइंट अपन ने क्या कर दिए, इधर कवर कर दिए, ठीक है क्या। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार डायग्नोस्टिक या कॉम्प्लिकेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉम्प्लिकेशन, फिर अपन चलते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पे। एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड। इसको मैं रफ कर देता हूं। चलो भाई, कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की, ओके, कम टू द पॉइंट। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिस्कस करें, इसके बाद अपन क्या डिस्कस कर लेते हैं? कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करें, एक तो अपन ने उधर डिस्कस कर ही दिया है, कॉम्प्लिकेशन के तौर पर रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। किसकी कंडीशन देखने को मिल सकती है? रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन ऐसे पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट अगर बात करें एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अस्थमा, इस पेशेंट के अंदर न्यूमोनिया डेवलप हो सकता है। क्या डेवलप हो सकता है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया डेवलप हो सकता है। क्या डेवलप हो सकता है? न्यूमोनिया। जैसे कि ये आप लोगों को ब्रोंकियल्स वाला हिस्सा देखने को मिल रहा था, और इस ब्रोंकियल वाले हिस्से के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? जैसे कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गया है, इधर हाइपर सिक्रीशन किसका डेवलप हुआ है? म्यूकस का। किसका? हाइपर सिक्रीशन म्यूकस का डेवलप हुआ है, म्यूकस का। तो म्यूकस, तो ये म्यूकस जो है, ये जो है, ये नीचे की तरफ जो एयर स्पेसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एल्वलाई आपको देखने को मिल रही है, एल्वलाई, एयर स्पेसेस, उनके अंदर क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है, उधर एंटर कर सकता है। और इस पार्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? जो कि लंग पेरेन्काइमा, जो फंक्शनल पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल पार्ट, या फंक्शनल पार्ट बोलते हैं, फंक्शनल पार्ट को बोलते हैं लंग्स पेरेन्काइमा। लंग पेरेन्काइमा, इसको बोलते हैं लंग पेरेन्काइमा। इस लंग पेरेन्काइमा के अंदर क्या चीज डेवलप होती है? ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इसके अंदर, बाकी इधर फाइब्रोटिक टिश्यूज एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन्फ्लामेशन के बाद। यहाँ पर कंसोलिडेशन डेवलप होता है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है हार्डनेस। क्या डेवलप होती है इसमें? हार्डनेस डेवलप होती है इसके अंदर, लंग कंसोलिडेशन। बाकी ये पूरा डिटेल अपन न्यूमोनिया के अंदर अपन करने वाले हैं। तो न्यूमोनिया एक कंडीशन है जो लंग पेरेन्काइमा, जो फंक्शनल पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी यूनिट जो कि फंक्शनल पार्ट है, उनमें कंसोलिडेशन डेवलप हो जाता है। उसी कंडीशन को अपन न्यूमोनिया के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने मिली, क्योंकि ये जो म्यूकस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये नीचे की तरफ क्या हो सकता है? एक्यूमुलेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं? जस्ट रिमेंबर दैट न्यूमोथोरेक्स कैन अकर। न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स क्या हो सकता है? न्यूमोथोरेक्स आप लोगों को पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे न्यूमोनिया वगैरह अपन पढ़ते हैं, न्यूमोनिया, तो उनके कॉम्प्लिकेशन में भी अपन किसका डिस्कशन करते हैं? न्यूमोथोरेक्स। बट अगर ये चीज डेवलप हो रही है तो ये ब्रोंकियल अस्थमा के एज ए कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसमें कंसिडर कर सकते हैं एज ए न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का क्या मतलब होगा? जो बिल्कुल टर्मिनल पार्ट के ऊपर, ये तो ये हो गया, ये तो आप लोगों का लंग्स हो गया, इसके बाहर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलती है? आपको प्लूरल लेयर देखने को मिलती है। और इधर क्या प्रेजेंट हो जाए? इसके अंदर एयर अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो उस कंडीशन को अपन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें एज ए कॉम्प्लिकेशन जो एयर एंटर करेगी, वो एयर किधर से एंटर करेगी? वो इस साइड से एंटर करेगी, इस साइड से, बोले तो लंग्स की साइड से, क्योंकि लंग्स के अंदर एयर आप लोगों को भरी हुई देखने को मिल ही रही है। लंग्स के अंदर एयर आ रही है, जा रही है।
तो अगर ये जो एयर स्पेसेस, जो डिस्टल एयर स्पेसेस आपको देखने को मिलते हैं, कौन से एयर स्पेसेस? डिस्टल एयर स्पेसेस। डिस्टल एयर स्पेसेस के अंदर अगर एयर एक्यूमुलेट होती जा रही है इस एरिया के अंदर, तो ये डिस्टल एयर स्पेसेस, जो प्लूरा वाला पोर्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, उसके अंदर जो एयर है वो क्या हो सकती है? वो एंटर कर सकती है, इधर हो सकता है, यहाँ पर एंट्री हो सकती है। क्या पता ये इधर से फट जाए ये, तो वो प्लूरा के अंदर क्या हो जाए? वो डिफ्यूज कर जाए एयर। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है एज ए कॉम्प्लिकेशन। तो रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन, न्यूमोनिया की कंडीशन, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन, ये सारे के सारे ब्रोंकियल अस्थमा के कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट इसमें क्या कर सकते हो? कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो ब्रोंकियल अस्थमा में कॉम्प्लिकेशन हो गए, इसके बाद अपन चलते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पर। किस पे अपन चल रहे हैं? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पर चल रहे हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस में किस किस पॉइंट का अपन डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट एक बार अपन कंसिडर कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में अपन पर्सनल हिस्ट्री ले सकते हैं, स्मोकिंग की हिस्ट्री ले सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री के बारे में अपन पूछ सकते हैं। फूड एडिटिव्स भी अपन ने डिस्कस करे थे। क्या डिस्कस करे थे? फूड एडिटिव्स भी डिस्कस करे थे, तो वो पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बियर वाइन वगैरह इनका यूज तो नहीं है, ठीक है। बाकी मेंसेस के टाइम पर, मेंसेस, तो मेंसेस के टाइम पर भी अगर अपन डिस्कस करें तो मेंसेस के टाइम पर ब्रोंकियल अस्थमा का एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलता है महिलाओं के अंदर। बाकी थायराइड हिस्ट्री अपन ले सकते हैं, थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड हिस्ट्री। तो थायराइड हिस्ट्री भी लेनी, क्योंकि थायराइड के कारण भी, थायराइड डिसऑर्डर के कारण भी ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो किस किस चीज की हिस्ट्री ली? स्मोकिंग की हिस्ट्री अपन ने ली। किसकी ली? स्मोकिंग की हिस्ट्री ली। किसी के फैमिली के अंदर तो नहीं था, उसकी अपन ने हिस्ट्री ली, फैमिली की हिस्ट्री। बाकी अपन ने फूड एडिटिव्स, किसकी हिस्ट्री ली? फूड एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स, उनकी अपन ने क्या ली? हिस्ट्री ली, ठीक है। और इसमें भी अपन ने सल्फाइड्स, किसका डिस्कशन किया? सल्फाइड्स, सल्फाइड्स या मेटा सल्फाइड्स, इनकी हिस्ट्री अपन ने ली कि ऐसे कोई फूड वगैरह का कंजप्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। मेंसेस को भी पॉइंट अपन इंक्लूड करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पर ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? एग्रीगेट हो सकता है महिलाओं के अंदर। बाकी थायराइड हिस्ट्री भी अपन लेंगे, थायराइड डिसऑर्डर्स के कारण भी ब्रोंकियल अस्थमा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये भी हिस्ट्री अपने को लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, परक्यूशन के टाइम पर, परक्यूशन, परक्यूशन के टाइम पर क्या चीज आपको नजर आएगी? परक्यूशन के टाइम पर आपको लंग्स जो देंगे, लंग्स जो सुनाई देंगी वो हाइपर रेजोनेटिंग लंग्स होगी। तो हाइपर रेजोनेंस आपको दिखाई देगा, हाइपर रेजोनेंस। जब आप क्या करोगे? परकशन करोगे, ऐसे लंग्स है, ऐसे क्या करोगे? परकशन करोगे, टप 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 करोगे, तो आप लोगों को दिखाई देगी कि उसके अंदर एयर जो है, एयर वो क्या हो गई है? ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई है, क्योंकि एयर इनके अंदर बाहर फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा था, मतलब वो तो अपना एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल रहा था, लेकिन एयर जो है वो एक्यूमुलेट होती जा रही है अंदर। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, तो उसके कारण हाइपर रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। बाकी ये न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, इसमें भी परकशन के टाइम पर क्या देखने को मिलता है? हाइपर रेजोनेटिंग लंग्स आपको देखने को मिलती है, तो हाइपर रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है। और ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, न्यूमोथोरेक्स के अंदर हाइपर रेजोनेंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की और अगर अपन बात करें तो क्या कर सकते हैं? ऑस्कल्टेशन पर ध्यान दे सकते हैं। किस पर ध्यान दे सकते हैं? ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन अपन करवा सकते हैं पेशेंट में। और ऑस्कल्टेशन के अंदर आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, व्हीजिंग साउंड, कौन सी साउंड? व्हीजिंग साउंड, ये विस्लिंग टाइप की साउंड आपको सुनाई दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट? वो क्रैकल्स, कौन सी? क्रैकल्स। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये कुछ पॉइंट अपन करेंगे। परकशन और ऑस्कल्टेशन, ये अपन पॉइंट इधर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इधर अगर ध्यान दें अपन, तो क्या ध्यान देने की जरूरत है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एबीजी एनालिसिस करवाने वाले, क्या करवाने वाले? एबीजी एनालिसिस करवाने वाले। क्यों करवाने वाले एबीजी एनालिसिस? क्योंकि इसके अंदर अपन ब्लड के पीएच को चेक करने वाले हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को अपन चेक करने वाले हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को चेक करने वाले हैं। ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या करने वाले हैं? चेक करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा जो पेशेंट है ब्रोंकियल अस्थमा वाला, इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की रिस्क रहती है। किसकी रिस्क रहती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की रिस्क रहती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। ये पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना, अगर अपन इसमें मैनेजमेंट कर रहे हैं, ब्रोंकियल अस्थमा का क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं। और मैनेजमेंट में क्या अपन दे रहे हैं? ब्रोंकोडाइलेटर्स दे रहे हैं। ध्यान देना एक बार, ब्रोंकोडाइलेटर्स,
किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर एज ए मैनेजमेंट, तो उसके कारण रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी हो सकता है। उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो अस्थमा के कारण, लेकिन इस अस्थमा के मैनेजमेंट के अंदर अगर ब्रोंकोडायलेटर्स का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस ब्रोंकोडायलेटर्स के कारण रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आप लोगों को डेवलप हो सकता है, डेवलप होता हुआ पेशेंट के अंदर नजर आएगा, तो ये पॉइंट इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एबीजी एनालिसिस अपन ने करवाया, एबीजी एनालिसिस अपने को पता चल गया। और एबीजी एनालिसिस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही थी। कैसी कंडीशन डेवलप हो रही थी, हाइपोक्सिया की कंडीशन इसके अंदर डेवलप हो रही थी। तो हाइपोक्सिया अपन देख सकते हैं, हाइपोक्सिया के बारे में अपने को पता चल जाएगा। बाकी अगर अपन बात करें, अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है तो एज ए लेट साइन क्या डेवलप होता है, एज ए लेट साइन सेंट्रल साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। सेंट्रल साइनोसिस का मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, हाइपोक्सिया के कारण, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन वगैरह वो भी फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसमें क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में, अपन क्या क्या पॉइंट अपन और कंसिडर कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में, उन पे चलते हैं। ठीक है, एक बार चलो आगे अपन बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये अपन ने हाइपोक्सिया वाला पॉइंट अपन ने डिस्कस करा, हाइपरकैप्निया वाला पॉइंट डिस्कस करा। उसके कारण क्या डेवलप हो सकती है, साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो साइनोसिस को क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो एबीजी एनालिसिस अपने करवा लिया। नेक्स्ट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो पल्मनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी करवाएंगे। पीएफटी बोल दो, स्पायरोमेट्री बोल दो, कुछ भी बोल दो। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का डिसऑर्डर है तो इसके अंदर फोर्स एक्सपायरेटरी V1 FeV1 और FVC जो आपको देखने को मिलेगी, या क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगा। FeV1 और फोर्स वाइटल कैपेसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपन कंसिडर कर सकते हैं एज ए पीएफटी अपन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री पल्स ऑक्सीमेट्री अपन करवा सकते हैं। और फिर वही बात है, लेट साइन के तौर पर पल्स ऑक्सीमेट्री अगर करवा रहे तो इसमें एज ए लेट साइन क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल आपको देखने को मिलेगा लेट साइन के तौर पर। हाइपोक्सिया, सेंट्रल साइनोसिस डेवलप हो रहा था, पल्स ऑक्सीमेट्री में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। पल्स ऑक्सीमेट्री अपन करवा सकते हैं। क्लियर बात है क्या, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें और क्या स्पेशल पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करने वाले, नेक्स्ट पॉइंट है वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन भी अपन क्या करने वाले हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, इनकी भी अपन बात करने वाले हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इसकी भी अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर आप कर रहे हो कंसीडर। तो ब्रोंकियल अस्थमा भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, उसमें भी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एबीजी एनालिसिस ये कुछ करवाया। नेक्स्ट एक टेस्ट की अगर बात करें उसको बोलते हैं रास्ट, किस नाम से जानते हैं, रास्ट। रास्ट की अगर बात करें इसको अपन बोलते हैं रेडियो एलर्जो सोरबेंट टेस्ट, सोरबेंट टेस्ट। इसकी अगर अपन बात करें, रेडियो एलर्जो सोरबेंट टेस्ट, इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें क्या पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, ये जो टेस्ट है ये हाइपर सेंसिटिविटी किसके लिए कर रहे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए कर रहे हैं कि कोई पेशेंट जो है वो कौन कौन से एलर्जन से क्या है, वो हाइपर सेंसिटिव है। तो उस हाइपर सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए अपन ये स्पेसिफिक टाइप का क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर उस पेशेंट के अंदर जो है, मतलब जो एलर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एलर्जन या फिर जो एंटीजन जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी शो करेगा। ठीक है, तो वो उन एलर्जन्स का फाइंड आउट करने के लिए अपन रेडियो एलर्जो सोरबेंट टेस्ट अपन करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अपन ने एक कंडीशन डिस्कस करी थी ना अस्थमा में, कौन सी, एक्सट्रिंसिक अस्थमा। कौन सी कंडीशन डिस्कस करी थी, एक्सट्रिंसिक अस्थमा। ठीक है, आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसके अंदर आपको देखने को मिलती थी हाइपर सेंसिटिविटी में या एलर्जी के अंदर,
तो उसके लिए अपन ये रास्ट टेस्ट भी क्या करवा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन ने इधर कंसिडर कर लिए हैं। क्लियर बात है क्या? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए जो आजकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में लेते हैं उसको रेस्पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेस्पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट अपन ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डिस्कस करा है, यहाँ पर वापस मैं बता रहा हूँ, दैट इज नोन एज रेस्पायरोमीटर। एम आई क्लियर और नॉट? ये कुछ एबीजी एनालिसिस के पॉइंट हो गए, कुछ ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिए हिस्ट्री वगैरह के पॉइंट, और ये कुछ टेस्ट यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? बोलो भाई बोलो, एम आई क्लियर और नॉट? चलो भाई, तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन कवर कर चुके हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की अपन इधर बात कर दी है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, इसमें मैनेजमेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। ब्रोंकियल अस्थमा का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, एंड आई हैव टू रफ द होल बोर्ड। मैं पूरे बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर क्या अपन सीबीसी करवा सकते हैं क्या? सीबीसी करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल सीबीसी करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते सीबीसी? बिल्कुल करवा सकते हैं सीबीसी। तो और अगर एक दो पॉइंट की अगर बात करें तो सीबीसी लिख दो। क्या लिख दो इसमें? सीबीसी। क्या लिख दो? सीबीसी। सीबीसी करवा लो, ईएसआर करवा लो, ईएसआर। क्योंकि ईएसआर जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन में। ठीक है, बाकी अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था स्पूटम, इसका स्पूटम स्पूटम एनालिसिस अपन कर सकते हैं, स्पूटम एनालिसिस। और स्पूटम एनालिसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ईओसाइनोफिल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ईओसाइनोफिल्स का लेवल आपको देखने को मिलेगा वहां पर एलिवेटेड स्पूटम एनालिसिस में। बाकी जो सीबीसी अगर करवाएंगे उसमें भी ईओसाइनोफिल्स का लेवल क्या देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। खत्म। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। कुछ डायग्नोस्टिक एवल्यूशन में ये भी लिख सकते हैं। अब आगे अपन बढ़ते हैं इसके अंदर। अब मैनेजमेंट पे चलते हैं। किस पे चल रहे हैं? मैनेजमेंट पे। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था स्पूटम एनालिसिस वगैरह का। ये ईओसाइनोफिल्स किस कंडीशन के अंदर बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, बताओ? एक्सट्रिंसिक में या इंट्रिंसिक में? तो ईओसाइनोफिल्स किस कंडीशन में? एक्सट्रिंसिक अस्थमा के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जब एलर्जिक रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर। ठीक है क्या? IL-5 इंटरल्यूकिन नंबर 5 उसके कारण आपको देखने को मिल रही थी। तो लास्ट क्लास के अंदर आपको पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें क्या आएंगी, समझ में आएंगी। न्यूट्रोफिल्स का भी काउंट वहां पर आप लोगों को बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा इधर स्पूटम एनालिसिस के अंदर। तो सीबीसी अपन करवा सकते हैं, ईएसआर करवा सकते हैं, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, इसके अंदर ईएसआर जो है वो ज्यादा आपको एलिवेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन मैनेजमेंट पे। मेन अपना उद्देश्य क्या है? मैनेजमेंट पढ़ लेना। तो ब्रोंकियल अस्थमा के मैनेजमेंट पे आ जाओ। करें स्टार्ट? ओके, कम टू द पॉइंट। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा। चलो भाई, मैनेजमेंट अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, इसका अगर मैनेजमेंट अपन डिस्कस करें तो इसका मैनेजमेंट मैं लिख तो रहा हूं, मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लेकिन अपने को पैथोफिजियोलॉजी जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर दी वो पूरी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पैथोफिजियोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी में ही अपन पॉइंट उठाएंगे तभी अपन ड्रग्स देंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा अगर अपन पॉइंट डिस्कस करें तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रग्स का, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अपन कर रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अगर अपन बात करें तो जो रूट ऑफ चॉइस जो होती है ब्रोंकियल अस्थमा में वो होती है इनहेलेशन रूट। कौन सी रूट होती है? इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट के माध्यम से अपन क्या करते हैं, ड्रग्स को देते हैं। तो इनहेलेशन रूट इज द रूट ऑफ चॉइस। इट इज द रूट ऑफ चॉइस। रूट ऑफ चॉइस देखो, आपने ड्रग ऑफ चॉइस तो सुना होगा, बहुत ड्रग ऑफ चॉइस सुना होगा, लेकिन रूट ऑफ चॉइस ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होती है, दैट इज द इनहेलेशन रूट। ठीक है, बाकी अगर अपन बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एज ए सिस्टमिक ड्रग्स का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सिस्टमिक तरीके से दे सकते हो, सबक्यूटेनियस रूट से दे दी, इंट्रावीनस रूट से दे दी, इनका भी क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। लेकिन इनहेलेशन रूट इज द रूट ऑफ चॉइस। ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर करते हैं। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करते हैं। इसमें भी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में भी जो इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, क्या चीज? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट।
फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है ब्रोंकोडाइलेटर्स। क्या होता है भाई? ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स आपको देखने को मिलते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स दैट आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इज ब्रोंकोडाइलेटर्स। क्यों? क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा में क्या कंडीशन? ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन। ब्रोंकोडाइलेटर क्या कर देंगे? ब्रोंकाई वाले पोर्शन को डायलेट कर देंगे। तो ठीक है, वो क्या रहेगा? इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहेगा, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ब्रोंकोडाइलेटर्स की अपन बात करते हैं। इस ब्रोंकोडाइलेटर्स में क्या क्या पॉइंट अपन पढ़ेंगे? ब्रोंकोडाइलेटर्स की अगर अपन बात करें, इसमें पहला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। क्या डिस्कस करते हैं? बीटा 2 एगोनिस्ट। इस बीटा 2 एगोनिस्ट को थोड़ा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी यहां पर अपन डिस्कस करते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं दैट इज मिथाइल मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव्स। मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव्स, इनका अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट यहां पर जो अपन डिस्कस करते हैं वो करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसका डिस्कशन करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, इनका अपन डिस्कशन करते हैं। तो मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इनका अपन डिस्कशन करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स के अंदर। और ब्रोंकोडाइलेटर्स में भी जो मेन ये तीन है, इनमें भी मेन जो होगी वो कौन सी होगी? बीटा 2 एगोनिस्ट। ये आपको देखना है, बीटा 2 एगोनिस्ट मेन ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं? अपन डिस्कस करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। हमें क्लियर और नोट? चलो भाई, अब अगर अपन बात करें कुछ बीटा 2 एगोनिस्ट को स्टार्ट करने पहले इन दोनों की बात कर देते हैं, फिर उसको अपन डिटेल में उठाते हैं। मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो कुछ एग्जांपल इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। कैसे एग्जांपल? एक तो ध्यान रख सकते हो अमीनोफिलिन। क्या ध्यान रख सकते हो इधर? अमीनोफिलिन। अमीनोफिलिन, अमीनोफिलिन जो है उसको आईवी रूट से अपन देते हैं। कौन सी रूट से देते हैं? आईवी रूट से अपन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इधर मिथाइल जेनिथिन डेरिवेटिव में, तो और अपन किसकी बात कर सकते हैं? थियोफिलिन की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? थियोफिलिन की बात कर सकते हैं। और थियोफिलिन को अपन कौन सी रूट से देते हैं? ओरल रूट से अपन देते हैं। अमीनोफिलिन को आईवी रूट से दिया, थियोफिलिन को ओरल रूट से दिया। ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अमीनोफिलिन, थियोफिलिन, और इनके साइड इफेक्ट के लिए भी क्या करना है? मॉनिटर करना है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यही रहेगी, अगर ये ड्रग दे रहे हैं तो मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट। मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट के लिए क्या करना है? मॉनिटर करना। जैसे नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए देख लेना, और इस मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव्स के कारण सीजर्स की आने की भी संभावनाएं रहती है, तो सीजर्स के लिए भी क्या करना है? मॉनिटर करते रहना है पेशेंट को। और सीजर्स वगैरह का डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर सीजर्स प्रिकॉशंस को भी इनिशिएट कर देना। ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को कवर करने, तो ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट इधर कवर करे। नेक्स्ट पॉइंट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की अगर अपन बात करें, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स मेनली दे ब्लॉक मस्कुर्निक रिसेप्टर्स। मस्कुर्निक रिसेप्टर्स जो कि ब्रोंकाई वाले पोर्शन के अंदर, ब्रोंकियल ट्री के अंदर जो मस्कुर्निक रिसेप्टर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उनको क्या कर देंगे? ये ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, ब्लॉक कर देंगे तो क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी? सुनना ध्यानपूर्वक बात। अपन ने मस्कुर्निक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, एंटी कोलिनर्जिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिबिट कर दिया, एसिटाइल कोलिन को क्या कर दिया? इनिबिट कर दिया। ठीक है, एसिटाइल कोलिन को इनिबिट कर दिया। और एसिटाइल कोलिन को अगर इनिबिट कर दिया तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? अगर ये चीज हो गई तो यहाँ पर सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट ये आपको देखने को मिलेगा। सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट क्यों? क्योंकि आपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन को ही अपन ने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि एसिटाइल कोलिन किसके ऊपर काम करता है? ये मस्कुर्निक रिसेप्टर के साथ कंबाइन करता है, और मस्कुर्निक रिसेप्टर के साथ कंबाइन करके एक्शन अपना परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मस्कुर्निक रिसेप्टर को अपन ने ब्लॉक कर दिया तो एसिटाइल कोलिन को एक्शन को मतलब इनिबिट कर दिया, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनिबिट हो गया। तो किसका एक्शन बढ़ा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट बढ़ा, सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट रहता है, क्या चीज? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट रहता है, तो अपन ने पॉइंट डिस्कस कर रखा है, ब्रोंक्यूल्स जो है, ब्रोंक्यूल्स उनकी जो स्मूथ मसल है, ब्रोंक्यूल की स्मूथ मसल जो है वो किस में रहती है? ब्रोंक्यूल की स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के अंदर रहती है। रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन के कारण कौन सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? डायलेशन देखने को मिलेगा। तो ब्रोंक्यूल वाला जो पोर्शन है वो डायलेट हो जाएगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स अगर अपन दे रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिबिट कर दिया जाएगा, तो इफेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट होगा, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी देखने को आपको मिलती है।
तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर करने वाले। ठीक है, ये न्यूरोलॉजी के अंदर मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक में डिस्कस कर रखा है, तो वहां पर ये पूरे पॉइंट मैंने वहां पर कवर कर रखे हैं। तो अगर आप लोगों की न्यूरोलॉजी वीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो वहां से कुछ पॉइंट उठा सकते हो, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को क्या कर सकते हैं अपन, ब्लॉक कर सकते हैं, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें मस्कुलिनिक रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर मस्कुलिनिक रिसेप्टर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उनको भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर ब्लॉक कर देगा तो उस कंडीशन में एज ए साइड इफेक्ट कई चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्या क्या साइड इफेक्ट आपको इसके इनके देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट के तौर पर सलाइवा का सिक्रेशन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है तो सलाइवा सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर सलाइवा सिक्रेशन नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में ड्राई माउथ आपको देखने को मिलेगा। इनके लिए मॉनिटर करना है भाई आपको। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में ड्राई माउथ आपको देखने को मिलेगा। यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, क्योंकि ब्लैडर जो है, ब्लैडर वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के अंदर उसकी जो डेट्रूसर मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में ब्लैडर की डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके कारण यूरिन फ्लो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है, यूरेथ्रा की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन अब इस कंडीशन के अंदर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में यूरिन जो होगा वो रिटेन रहेगा ब्लैडर के अंदर, आपको देखने को मिलेगा। यूरिन रिटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसकी कंडीशन कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हो गया है वो इनिबिट हो गया है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर इनिबिट हो गया, पैरासिम्पैथेटिक के रेस्पॉन्स के अंदर जीआई मोटिलिटी बढ़ जाती है, जीआईटी के सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। अब जीआई मोटिलिटी आपको अगर पैरासिम्पैथेटिक इनिबिट हो गया तो जीआई मोटिलिटी क्या देखने को मिलेगी, आपको कम देखने को मिलेगी। जीआई मोटिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट इसमें कंसीडर अपन कर सकते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये सारी जब इनिबिट हो जाएगा तो ये एज ए साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, आपका क्या काम है एज ए नर्स, यू हैव टू मॉनिटर दीज साइड इफेक्ट। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर करना, इन साइड इफेक्ट को क्या करना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। मैं क्लियर हूं? ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो अपन ने मिथाइल जेनिथिन डेरिवेटिव्स की बात करी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की अपन ने बात कर दी। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में ब्रोंकोडायलेटर्स में 2 पॉइंट अपन डिस्कस कर दिए। अब मेन क्लासिफिकेशन के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज द बीटा 2 एगोनिस्ट। किस पे आ रहे हैं? बीटा 2 एगोनिस्ट के ऊपर आ रहे हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट की अगर अपन बात करें तो इसके बारे में अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखना भाई, जो ब्रोंकाई वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या कौन सा पोर्शन? ब्रोंकाई। इस ब्रोंकाई वाले पोर्शन के अंदर जो पोर्शन देखने को मिल रहा है मसल्स वाला, मान लो ये कौन सी लेयर? मसल्स। ये कौन सी लेयर? मस्कुलरिस लेयर है, मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, मस्कुलरिस लेयर आपको देखने को मिल रही है, सम्यूकोसा लेयर आपको देखने को मिल रही है। इधर अगर आपको रिसेप्टर की बात करें इधर, तो स्पेसिफिक टाइप के इधर रिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं। और कौन से रिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं? इनको अपन बोलते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? बीटा 2 रिसेप्टर बोलते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर। तो बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रेस्पॉन्स के अंदर बोले तो एड्रीनलिन, कौन सा? एड्रीनलिन, इसकी प्रेजेंस के अंदर ये बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या होंगे? ये स्टिमुलेट होंगे। बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे। और अगर बीटा 2 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होंगे तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या कर देंगे, उस कंडीशन में जो स्मूथ मसल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही है, ये मस्कुलरिस लेयर है, इसका क्या कर देंगे? रिलैक्सेशन कर देंगे। अगर रिलैक्सेशन कर देंगे तो ब्रोंकाई वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, इसमें ब्रोंकोडाइलेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? ब्रोंको डायलेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन इसमें स्पेशल कंसीडर कर सकते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी अगर बढ़ जाए तो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो कि इधर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे? वो बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। उसके कारण मस्कुलरिस में जो स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है वो रिलैक्स कर जाते हैं, उनके कारण ब्रोंकोडाइलेशन देखने को मिलता है। बाकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बीटा 1 ऑन हार्ट। हार्ट के अंदर बीटा 1 आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर देखने को मिल रही है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट आपको प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलते हैं, तो हार्ट रेट को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब बीटा 2 एगोनिस्ट पे आ जाते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट ऐसी स्पेसिफिक दवाइयां
जो बीटा टू रिसेप्टर आप लोगों को देखने को मिल रहा है उनके एक्शन को बढ़ा देने वाली हो, बीटा टू रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद उनके एक्शन को बढ़ जाएगा, मतलब सिंपल बात, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ऐसी दवाइयों की अपन बात कर रहे हैं। बीटा टू एगोनिस्ट अपन बोल सकते हैं या फिर सिंपैथोमाइमेटिक्स भी अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक। सिंपैथोमाइमेटिक का क्या मतलब? जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दे, ऐसी ड्रग को क्या बोलते हैं अपन? सिंपैथोमाइमेटिक बोलते हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को अगर कम कर दे, डिक्रीज कर दे, उसको सिंपैथोलाइटिक नाम से अपन जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स आपको देखने को मिलेंगी। ये जो एक्शन इधर अपन ने डिस्कस किया था, सेम एक्शन आपको देखने को मिलता है। बीटा टू एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो बीटा टू एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन इधर मैं लिख रहा हूं, ये बीटा टू एगोनिस्ट हो गई। बीटा टू एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसको तीन अलग अलग प्रकार से अपन ने क्लासिफाई किया है। कितने प्रकार से क्लासिफाई करा है? तीन अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया है। एक तो होता है साबा, एक होता है साबा, एक होता है लाबा, एक होता है साबा, एक होता है लाबा, एक होता है वी लाबा, वी लाबा। अलग अलग प्रकार से, तीन अलग अलग प्रकार से अपन ने क्लासिफाई किया। साबा को बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, लाबा को बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, इन नाम से अपन जानते हैं। साबा के अंदर कुछ एग्जाम्पल अगर याद करने पड़े तो जस्ट रिमेंबर, क्या क्या ध्यान रखेंगे सभी बालक? एक ध्यान रखना है सालब्यूटामोल। क्या ध्यान रखना है? सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान रख सकते हैं टर्ब्यूटालाइन। क्या ध्यान रख सकते हैं? टर्ब्यूटालाइन। ये सालब्यूटामोल या टर्ब्यूटालीन, ये ध्यान रख सकते हैं, है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अगर साबा की अगर बात करें तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है ना, तो शॉर्ट एक्टिंग है तो 2 से 4 घंटे। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, 2 to 4 आवर्स। ठीक है। और एक्यूट अस्थमैटिक अटैक के अंदर अपन इनका इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट एपिसोड्स जो आपको देखने को मिलते हैं ना, एक्यूट एपिसोड्स, उनके अंदर अपन क्या करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं, एक्यूट एपिसोड में यूज कर लेंगे। लाबा की अगर बात करें, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, इनकी अगर अपन बात करें, इसमें एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं, दैट इज साल्मिट्रोल, साल्मिट्रोल, फॉर्मिट्रोल, साल्मिट्रोल, फॉर्मिट्रोल, इनका ध्यान रखना। साल्मिट्रोल, फॉर्मिट्रोल, ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट आपको देखने को मिलती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो रहता है वो लॉन्ग एक्टिंग है, लंबा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलता है। लगभग 12 घंटे इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। इधर से 2 से 4 घंटे, इनका 12 घंटे आपको देखने को मिलता है। और इनकी अगर अपन बात करें, परसिस्टेंट अस्थमा के अंदर अपन यूज करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं? परसिस्टेंट अस्थमा के अंदर। परसिस्टेंट अस्थमा जो आपको देखने को मिल रहा है, क्रोनिक परसिस्टेंट अस्थमा अगर देखने को मिल रहा है तो उसके अंदर अपन लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बाकी वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट की अगर बात करें तो एक एग्जांपल इधर भी ध्यान रख लेना, विलेंटीरोल। क्या ध्यान रख लेना? विलेंटीरोल। इसकी अगर बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वेरी लॉन्ग एक्टिंग है तो 24 आवर्स के समथिंग। लेकिन खास बात इनकी, ये जो ड्रग्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, these are not used in asthma, not used in asthma, not used in asthma। अस्थमा के अंदर ये इनका यूज नहीं करते हैं। और मेनली कहां पर यूज आपको करते हैं? मेनली कहां पर यूज देखने को मिलेगा? मेनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, मेनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी। और सीओपीडी का लेक्चर अवेलेबल है, उसके अंदर भी अपन ने विलेंटीरोल अपन ने डिस्कस करी है, वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। वहां पर भी अपन ने लिखा है कि सीओपीडी के अंदर इसका क्या करते हैं? अपन यूज करते हैं। तो ये बीटा टू एगोनिस्ट के बारे में क्या कर दिया अपन ने? इधर बात कर दी। तो ये पॉइंट अपन इधर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अपन ने इधर मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव्स के भी एग्जांपल की बात कर दी। एंटीकोलिनर्जिक के एग्जांपल अपन एक बार लिख देते, क्योंकि एग्जांपल यहाँ पर अपन ने लिखे नहीं, बाकी सारे पॉइंट अपन ने इधर कंसीडर कर दिए थे। इधर एग्जांपल में क्या क्या अपन पॉइंट लिख सकते हैं? एक तो ध्यान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। और ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग आपको देखने को मिलता है, शॉर्ट एक्टिंग। इट इज ए शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, इट इज ए शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। बाकी अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं, दैट इज एसिलिडीनियम, एसिडिलीनियम। इसकी अगर बात करें तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट, इट इज ए इंटरमीडिएट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। और लास्ट में एक एग्जांपल और ध्यान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज टाइट्रोपियम ब्रोमाइड,
टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। टाइट्रोपियम ब्रोमाइड की अगर अपन बात करें तो ये जो होता है ये क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। इट इज ए लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो अपन ने एंटीकोलिनर्जिक के भी अपन ने क्लासिफिकेशन डिस्कस करी है, इसमें कुछ एग्जांपल डिस्कस करें। ज्यादा इनका जो डिटेल डिस्कशन होगा इनकी ड्रग्स में और क्लासिफिकेशन का, जैसे इधर अपन ने एक लिखी है, बाकी डिटेल डिस्कशन हम फार्माकोलॉजी में करने वाले, इनके साइड इफेक्ट वगैरह सारी चीज वहां पर अपन पढ़ेंगे, तो सारे पॉइंट उधर कवर करने वाले हैं। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक है। एसिलिडीनियम इसकी बात करें तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग हो गई। टाइट्रोपियम ब्रोमाइड की बात करें ये लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आपको देखने को मिलती है। बाकी ये बीटा 2 एगोनिस्ट के अंदर अपन ने ये पॉइंट टू पॉइंट अपन ने डिस्कस कर ही दिए। और अपन सिंपल बात है, बीटा 2 एगोनिस्ट अगर है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण ब्रोंकियोल्स वाला जो हिस्सा है वो रिलैक्सेशन के अंदर जा रहा है। ब्रोंकियोल्स वाला हिस्सा अगर रिलैक्स हो रहा है उसके अंदर स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो रही है, तो ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट आप लोगों को इनके कारण देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है, उम्मीद है मुझे समझ में आ रहा होगा। बताओ भाई, आ रहा है क्या समझ में? पक्का? श्योर? ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी टर्ब्यूटालीन जो है, टर्ब्यूटालीन इसके बारे में खास एक पॉइंट में डिस्कस कर देता हूं। टर्ब्यूटालीन, टर्ब्यूटालीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। टर्ब्यूटालीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड in patients hypersensitive to sympathomimetic, sympathomimetic ऐसे पर्सन जो सिंपैथोमाइमेटिक से क्या हो, हाइपर सेंसिटिव हो, उनके अंदर टर्ब्यूटालीन का अपन इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी टर्ब्यूटालीन की अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, इट कैन कोज हाइपरग्लाइसीमिया। टर्ब्यूटालीन क्या कोज कर सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया कोज कर सकता है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया एज ए साइड इफेक्ट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको एज ए साइड इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर और नोट? जब एपिसोड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, एपिसोड्स, तो उनके अंदर साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालाइन, इनको अपन कंबाइन कर सकते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के साथ कंबाइन करते हैं। अस्थमा, जब एक्यूट अस्थमा अटैक आपको देखने को मिलता है, क्या चीज, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक, एक्यूट अस्थमा अटैक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक, अटैक होता है, तो उसके अंदर अपन क्या, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालाइन और ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो आप लोगों को देखने को मिले, इनको क्या करते हैं अपन, कंबाइन करके, एक साथ कंबाइन करके, बाय थ्रू द, किसकी मदद से, जो इनहेलेशन रूट, कौन सी रूट, इनहेलेशन रूट, देखिए एमडीआई आता है, एमडीआई या प्रेशर मीटर डोज इनहेलर आता है, पीएमडीआई बोलते हैं, ठीक है, उसको ऐसे पकड़ते हैं और माउथ के माध्यम से क्या करवाते हैं, इनहेल करवाते हैं। वो पॉइंट भी अपन इसके अंदर अभी कंसीडर कर देंगे। लेकिन बीटा 2 एगोनिस्ट की एक बार बात करें तो एज ए साइड इफेक्ट क्या पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे, बीटा 2 एगोनिस्ट के भी साइड इफेक्ट अपने को ध्यान में रख लेने। तो बीटा 2 एगोनिस्ट के एक तो साइड इफेक्ट ध्यान रखना है सभी बालकों को, हाइपरग्लाइसीमिया, एक तो क्या ध्यान रखेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया ध्यान रखना है। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट है, और अगर ये बीटा 2 एगोनिस्ट है तो लीवर के ऊपर जो बीटा 2 रिसेप्टर्स, लीवर की सेल्स जो जहां पर बीटा 2 रिसेप्टर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, उनको स्टिमुलेट कर देगा। उनको स्टिमुलेट अगर कर देगा तो ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा देगा, इसको बढ़ा देगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज कर देगा, और साथ के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देगा, इसको बढ़ा देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज कर देगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाते हैं, उसके कारण एज ए साइड इफेक्ट और बीटा 2 एगोनिस्ट हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ये पॉइंट अपन इसमें कंसीडर करेंगे। और खास बात और मैं बता देता हूं इसकी, क्या खास बात बता रहा हूं, कि जो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो बीटा सेल और पेनक्रियाज में भी प्रेजेंट होते हैं। बीटा सेल और पेनक्रियाज के अंदर भी ये बीटा रिसेप्टर्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो वहां से इंसुलिन के रिलीज को भी ऑगमेंट करता है, इंसुलिन के रिलीज को भी ये बढ़ा देता है। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो बीटा 2 एगोनिस्ट दवाई हाइपरग्लाइसीमिया तो इसलिए कर पा रही है क्योंकि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देती है, कहां पर काम कर कर, लीवर पर काम कर कर। लेकिन बीटा सेल्स और पेनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन भी क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो बहुत तेज रफ्तार से आपको देखने को मिलता है, वो ज्यादा इसका इफेक्ट
ओवर रहता है उसके इफेक्ट से, तो इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। लेकिन इंसुलिन का प्रोडक्शन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर ज्यादा देखने को मिल रहा है, इंसुलिन एक कार्यक्रम और कर देगा एज ए साइड इफेक्ट। इंसुलिन क्या कार्यक्रम कर देगा, ये ब्लड में पोटेशियम लेवल को कम कर देगा। तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आप लोगों को इसमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी पॉइंट क्या ध्यान रख सकते हैं, इसके अंदर हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा क्योंकि इंसुलिन जो होगा, इंसुलिन ये क्या कर देगा, कि पोटेशियम को ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। ब्लड से किस में डाल देगा, सेल के अंदर डाल देगा। और अगर सेल के अंदर डाल दिया पोटेशियम को ब्लड से, तो क्या होगा, आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो पोटेशियम जो होगा वो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो हाइपोकैलेमिक कंडीशन देखने मिलेगी। तो बीटा 2 एगोनिस्ट में कंफ्यूज मत होना भाई, क्योंकि इंसुलिन का रिलीज भी हो रहा है और लीवर से ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ रहा है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के बढ़ जाने के कारण तो हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, वो बढ़ रहा है। तो उसके कारण तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है। लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, और बीटा 2 एगोनिस्ट के कारण इंसुलिन का रिलीज भी बढ़ जाता है। और इंसुलिन का रिलीज बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, इधर उसको क्लियर नहीं कर पा रहा। लेकिन एक काम कर देगा, जो पोटेशियम जो है, पोटेशियम उसको वो ब्लड से निकालकर सेल में ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए यहाँ पर हाइपोकैलेमिया का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और हाइपोकैलेमिया का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण आप लोगों को ईसीजी के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो वो सारे के सारे चेंजेस अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये सारी चीजें अगर देखने को मिली, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया, तो इस कंडीशन के अंदर पाल्पिटेशंस डेवलप हो सकते हैं। क्या डेवलप हो सकते हैं, पाल्पिटेशंस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, एज वेल एज ट्रिमर्स की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो एज ए साइड इफेक्ट ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में कुछ अपन ने जानकारी प्रदान करी है, जानकारी ली है अपन ने, ठीक है। ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर लेते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की बात अपन ने कर दी है, तो मेन पॉइंट अपन ने इधर डिस्कस कर दिए। बीटा 2 एगोनिस्ट में अभी अपन ने एक वर्ड इस्तेमाल करा था, वो कौन सा इस्तेमाल करा था, दैट इज एमडीआई। उसकी एक बार बात कर लेते हैं, एमडीआई की, ठीक है। इधर वाले इस सेक्शन के ऊपर आ जाओ एक बार, थोड़ा सा मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलो भाई, ओके, कम टू द पॉइंट। ये बीटा 2 एगोनिस्ट अपन दे रहे हैं, किसके माध्यम से देनी है, इनहेलेशन। बीटा 2 एगोनिस्ट किसके माध्यम से अपन दे रहे हैं, इनहेलेशन के माध्यम से देते हैं, वही रूट ऑफ चॉइस होती है। और इनहेलेशन के माध्यम से भी अपन किसके माध्यम से दे रहे हैं, दैट इज नोन एज पीएमडीआई। पीएमडीआई बोल दो या फिर एमडीआई बोल दो, इसको बोलते हैं प्रेशर मीटर डोज इनहेलर, ठीक है। पीएमडीआई अपन बोलते हैं। वो अस्थमा वाले पेशेंट्स जो हैं उनके पास में आपने देखा होगा, ऐसा एक पेन जो होता है ना, पेन ऐसी शेप का आपको बिल्कुल देखने को मिलता है, और एक सेक्शन माउथ पीस होता है जिसको मुंह में लिया जाता है, और उसको क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं और इनहेलेशन करते हैं, तो उसके माध्यम से ड्रग जो होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखते हैं। हाँ, वो फुस करने के लिए आते हैं ना, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं उसको, ऐसे माउथ के अंदर रखते हैं और फिर ऐसे ऊपर से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और इनहेलेशन करवाते हैं। इनहेलेशन मतलब ये माउथ के अंदर प्लेस करके ऐसे, तो माउथ के अंदर ड्रग चली जाती है। आई बात समझ में, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बार पॉइंट ध्यान रखना, पीएमडीआई, तो ये पीएमडीआई है। अगर यूज ऑफ पीएमडीआई या एमडीआई बोल दो, मीटर डोज इनहेलर बोल दो, यूज ऑफ पीएमडीआई should coincide with inhalation, इनहेलेशन के साथ में कोइंसाइड करना चाहिए। मतलब आपने इसको अगर प्रेस किया है, इसको क्या किया है, प्रेस किया है, तो उस टाइम पर क्या इनहेलेशन उस टाइम पर करना है। जैसे प्रेस किया तो इनहेलेशन, तभी तो ड्रग अंदर की तरफ जा पाएगी, इनहेलेशन तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे माउथ में लिया तो इनहेलेशन करेंगे, उसके टाइम उसके साथ में कोइंसाइड का मतलब साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। पीएमडीआई का यूज अपन कैसे करते हैं, ऐसे फिंगर में रखना है और पेशेंट को एजुकेट अपन पहले कर देते हैं। कैसे एजुकेट कर देते हैं, जब ये अटैक आ रहा हो तो ऐसे ब्रीथिंग को मतलब क्या करना, पहले तो एक्सपायर करने से, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन किया, इसको रखा,
फिर फुस किया और फिर इंस्पायरेशन करा। फिर क्या करा, इंस्पायरेशन के डीप इंस्पायरेशन, तो ड्रग जो होगी जो माउथ में होगी वो क्या चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। किसमें चली जाएगी, एंटर कर जाएगी, रेस्पिरेटरी रूट में एंटर कर जाएगी, तो लंग्स की तरफ चली जाएगी, ब्रोंकाई वाला पोर्शन उसको डायलेट कर देगी। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, अगर अपन बात करें इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज की अगर बात करें, क्या डिसएडवांटेज इनकी देखने को मिलती है, एक तो डिसएडवांटेज होती है नॉट नॉट सुटेबल फॉर चाइल्ड्स, नॉट सुटेबल फॉर चाइल्ड्स, नॉट सुटेबल फॉर चाइल्ड्स, चाइल्ड्स के लिए क्या नहीं होता, ये सुटेबल नहीं होता, नॉट सुटेबल फॉर चाइल्ड्स, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें, ध्यान रख सकते हैं, अगर इसमें स्टीरॉइड्स किसका इस्तेमाल किया है, इसमें पीएमडीआई के अंदर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया है, तो उसके कारण ओरोफेरेंजियल 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 कैंडिडियासिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कैंडिडियासिस, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस की कंडीशन क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं स्टीरॉइड्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस की कंडीशन एंड इट इज नॉट सूटेबल फॉर चाइल्ड्स, चाइल्ड्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। ये एक डिसएडवांटेज आप लोगों को देखने को मिलती है पीएमडीआई की, तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी पीएमडीआई अगर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर मीटर डोज इनहेलेशन, अगर इनका इनहेलर इनका अपन इस्तेमाल कर रहे हैं पीएमडीआई का, तो उस कंडीशन के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा 9% ड्रग, 9% ड्रग रीच लंग्स, 9% ड्रग रीच लंग्स। कितनी परसेंट ड्रग, 9% ड्रग जो है वो लंग्स में पहुंच जाएगी, क्योंकि अपन ने क्या करा है, माउथ के अंदर ड्रग को डाला है, बाकी जीआईटी के अंदर एंटर कर जाएगी, वहां पर टेस्ट हो जाएगी, लेकिन इनहेलेशन रूट के माध्यम से इंस्पायरेशन करेंगे तो 9% ड्रग क्या होती है वो पहुंच पाती है। ये पॉइंट इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन क्या ध्यान रखेंगे, देखो इन साइड इफेक्ट को या इन डिसएडवांटेज को सबसाइड करने के लिए अपन ने जो पीएमडीआई आपको देखने को मिलता है, पीएमडीआई उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, अपन स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं। पीएमडीआई में किसका इस्तेमाल करते हैं, अपन स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल, स्पेसर का। ये आप लोगों को पीएमडीआई देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर लेते हैं, इधर स्पेसर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये लगा दिया इधर स्पेसर और ये माउथ पीस हो ही गया, ठीक है, ये अपना फुसफुस है ही, ठीक है। अब ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये स्पेसर हो गया, स्पेसर। अब जब इसको प्रेस करोगे तो पहले ड्रग किस में आएगी, स्पेसर में आएगी और फिर माउथ के अंदर जाएगी ड्रग, ठीक है। तो स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं अपन। ये अगर ये स्पेसर नहीं लगाते, यहाँ पर डायरेक्ट माउथ पीस होता तो वो पीएमडीआई होता, लेकिन ऐसा ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है, तो स्पेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस जो होता है इसकी संभावना भी कम हो जाएगी, इसकी संभावना भी कम हो जाएगी। और चिल्ड्रंस की अगर बात करें, चिल्ड्रंस उनके लिए भी क्या है, सूटेबल है। स्पेसर का क्या करते हैं अपन, इस्तेमाल अपन करते हैं। ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और स्पेसर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर 21% ड्रग कैन रीच लंग्स, 21% ड्रग कैन रीच लंग्स, इतनी परसेंट ड्रग क्या हो सकती है, लंग्स के पास पहुंच सकती है। तो ये पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर सकते हैं। तो बीटा 2 एगोनिस्ट की बात कर रहे थे, बीटा 2 एगोनिस्ट को अपन इनहेलेशन के रूट के माध्यम से अपन दे रहे हैं, ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करते हैं। बाकी इसका फिर डिटेल डिस्कशन अपन फार्माकोलॉजी के अंदर करेंगे, फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो मैंने की पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिए, ठीक है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या, एम आई क्लियर और नॉट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये कुछ पॉइंट अपन ने इधर कवर कर दिए। अब अपन बात कर लेते हैं और क्या ड्रग्स अपन दे सकते हैं इसके अंदर, तो ब्रोंकोडाइलेटर्स दे दी। नेक्स्ट अगर बात करें, अपन इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्टिकोस्टीरॉइड्स, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोर्टिकोस्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोर्टिकोस्टीरॉइड्स। और कोर्टिकोस्टीरॉइड्स जो आपको देखने को मिल रही है कोर्टिकोस्टीरॉइड, जैसे अगर बात करें प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन हो गई, इनका क्या कर सकते हैं अपन, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग अपन देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। क्या नसेड्स का इस्तेमाल करोगे क्या, अरे नसेड्स का इस्तेमाल करोगे क्या इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए, मत करना भाई, नसेड्स मत करना, एस्पिरिन मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा की ईटियोलॉजी में अपन ने लिखा है नसेड्स और वो एस्पिरिन, ठीक है, वो मत करना। कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, इनका अपन यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसीडर कर दिए, ठीक है।
एंटीकोलिनर्जिक की बात कर दी थी, मिथाइल जेनेथिन डेरिवेटिव्स की, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड की बात कर दी। और ड्रग्स के ऊपर अपन चलते हैं फटाफट, मैं नाम आप लोगों को लिख देता हूँ, नाम बता देता हूँ। ड्रग्स में और क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान रखना एक बार, ड्रग्स में और क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखेंगे अपन। जो थर्ड पॉइंट या थर्ड पॉइंट, हाँ, ल्यूकोट्राइन, ल्यूकोट्राइन, ल्यूकोट्राइन फॉर एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन फॉर एंटागोनिस्ट, इनका इनको अपन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ल्यूकोट्राइन 4 रिलीज हो रहा था, ल्यूकोट्राइन 4, और ल्यूकोट्राइन 4 जो होता है वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, 5 लॉक्स की प्रेजेंस में निकल रहा है। जैसे आर्किडोनिक एसिड आपको देखने को मिलता है, आर्किडोनिक एसिड की प्रेजेंस में 5 लॉक्स लाइपोक्सिनेज की मदद से ल्यूकोट्राइन 4 निकलता है, और ये ल्यूकोट्राइन 4 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। पैथोफिजियोलॉजी में अपन ने डिस्कस करा है, अपन इस ल्यूकोट्राइन 4 का एंटागोनाइज अपन कर रहे हैं, तो ल्यूकोट्राइन 4 एंटागोनिस्ट अपन दे सकते हैं। अगर ये अपन देंगे तो उस कंडीशन में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इसके तौर पर अपन ल्यूकोट्राइन 4 एंटागोनिस्ट के तौर पर क्या दे सकते हैं? मोन्टेलुकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मोन्टेलुकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जाफिरलुकास्ट, नेक्स्ट वन इज जाफिरलुकास्ट, इनका कर सकते हैं इस्तेमाल, मोन्टेलुकास्ट, जाफिरलुकास्ट, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें 5 लॉक्स जो है, इस 5 लॉक्स को भी क्या कर सकते हो आप लोग? इनिबिट कर सकते हो। तो 5 लॉक्स जो 5 लाइपोक्सिनेज एंजाइम है, इसको भी इनिबिट कर सकते हो। अगर इसको इनिबिट कर दोगे तो उस कंडीशन में फिर ल्यूकोट्राइन 4 का प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो ल्यूकोट्राइन 4 एंटागोनिस्ट में ध्यान रखेंगे मोन्टेलुकास्ट, जाफिरलुकास्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, जो आईजीई मीडिएटेड एंटीबॉडी जो आपको देखने को मिल रही है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो आपको देखने को मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ओमलीजुमाब, ओमलीजुमाब, ओमलीजुमाब नाम की ड्रग का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओमलीजुमाब क्या करेगी? जो आईजी एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल देखने को मिल रहा है उसके साथ में ओमलीजुमाब बाइंड करेगी और उस आईजीई को इनिबिट कर देगी, और उस आईजी को अगर इनिबिट करेगी तो एलर्जिक रेस्पॉन्स आप लोगों को इधर देखने को नहीं मिलेगा। एलर्जिक रेस्पॉन्स अगर देखने को नहीं मिलेगा तो उसके अंदर मास्ट सेल जो है, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन भी क्या हो जाएगा? इनिबिट हो जाएगा। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन इनिबिट हो गया तो उसके कारण आप लोगों को ब्रेडिकाइनिन और जो हिस्टामिन आपको देखने को मिल रहा था, वो पैथोफिजियोलॉजी में अपने पूरे पॉइंट ये कवर करें हैं, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, ये जो है ये सारे के सारे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। आईजीई के साथ में बाइंड करने वाली एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है ओमलीजुमाब, इसका अपन यूज करते हैं। अगर ये आईजी के साथ बाइंड करेगी तो एलर्जिक रेस्पॉन्स डेवलप नहीं होगा, मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन डेवलप नहीं होगा, ब्रेडिकाइनिन हिस्टामिन नहीं होगा, और ब्रेडिकाइनिन हिस्टामिन अगर नहीं होगा ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह डेवलप नहीं होगा, स्टमक अटैक नहीं आएगा। तो एक तो ओमलीजुमाब, इसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसकी अगर अपन बात करें तो ये 2 से 4 हफ्ते के अंदर 2 to 4 वीक्स के अंदर पेशेंट में एक बार अपन इस्तेमाल करते हैं, वन टाइम। ठीक है, 2 से 4 हफ्ते के अंदर अपन इस्तेमाल करते हैं, एक बार ओमलीजुमाब का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और कौन सी रूट से अपन देते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से अपन इस्तेमाल करते हैं। कौन सी रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से अपन इस्तेमाल करते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐसी ड्रग अगर मैं दे दूं जो मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन को डायरेक्ट इनिबिट करती हो, ये भी ऐसी कोई ड्रग दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन को इनिबिट करने वाली ड्रग में मेरे पास में उस ड्रग को मैं दूंगा, और उस ड्रग का नाम है क्रोमोलिन सोडियम। किस नाम से जानते हैं उसको? क्रोमोलिन सोडियम के नाम से जानते हैं, जो कि मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन को क्या करती होगी? इनिबिट कर देती होगी, क्रोमोलिन सोडियम। और इसको भी अपन किस माध्यम से देते हैं? अपन इनहेलेशन के माध्यम से देते हैं। तो इनहेलेशन, इसको भी किस रूट से देंगे? इनहेलेशन के माध्यम से देंगे। ये भी अपन दे सकते हैं, क्योंकि अगर मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन नहीं होगा तो ये ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामिन इनका इफेक्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, हिस्टामिन और ये रिलीज नहीं होंगे। ठीक है क्या? तो इसमें अपन ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस करे? ल्यूकोट्राइन 4 एंटागोनिस्ट डिस्कस करा, 5 लॉक्स को इनिबिट अपन ने करा, आईजी को इनिबिट किया, ओमलीजुमाब अपन ने दी,
मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन, इसको अपन ने इनिबिट किया, क्रोमोलिन सोडियम का इस्तेमाल अपन ने किया। ठीक है, बाकी अगर बात करें हिस्टामिन, जो हिस्टामिन इसको रिलीज को भी इनिबिट कर सकते हैं। तो इसमें अगर अपन दें तो जो H1 रिसेप्टर होता है, H1 रिसेप्टर उसका ब्लॉक कर दे देते हैं। H1 रिसेप्टर ब्लॉक कर अपन दे सकते हैं, क्योंकि अगर हिस्टामिन जो है ये रिलीज हो रहा है और H1 रिसेप्टर जो है उसके ऊपर बाइंड करता है, फिर इसका रेस्पॉन्स आता है। तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए अपन ड्रग दे सकते हैं, उसको बोलते हैं कीटोटिफेन। किस नाम से जानते हैं? कीटोटिफेन के नाम से जानते हैं। तो कीटोटिफेन एक नाम की ड्रग होगी जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, और अगर ब्लॉक कर देगी तो हिस्टामिन का रेस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन हो गया। बाकी अपन ने एज ए एंटी इंफ्लामेटरी अपन ने किसका इस्तेमाल किया? कोर्टिकोस्टेरॉइड का किया है। और ब्रोंकोडायलेटर्स के अपन ने जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स में मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव डिस्कस करी, एंटीकोलिनर्जिक और बीटा 2 एगोनिस्ट जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, वो सारा का सारा अपन ने फार्माकोलॉजी में डिस्कस, फार्माकोलॉजी जो अपन पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक चीज का। ये मैंने इसको बिल्कुल समराइज कर दिया है कि अपन को क्या क्या इसके अंदर कंटेंट लिखना है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पॉइंट अपने को इसके अंदर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये समझने के लिए अपने को पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो अस्थमा में जो पहला लेक्चर है उसको लेना अपने को आवश्यक है। ये पूरा वहां पर, ये पूरा डिटेल डिस्कशन वहां पर कर रखा है। ठीक बात है क्या इतनी? बोलो भाई बोलो। ये सारे के सारे पॉइंट उधर अपन ने क्या कर रखे हैं, कवर कर रखे हैं। तो ये कुछ ड्रग्स का अपन इधर क्या कर सकते हैं, इधर इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। ये ड्रग्स हो गई। ठीक है, अब और पॉइंट पे अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट विशेष विशेष इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं अपन एज ए मैनेजमेंट। ये तो ड्रग्स हो गई। अब और क्या कर सकते हैं अपन? ओके, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं अपन। देखो, अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर एक तो अपन पोजीशन की बात कर देते हैं। अस्थमा वाले पेशेंट में अपन किसकी बात कर देते हैं? पोजीशन की एक बार बात कर देते हैं, पोजीशन। तो पोजीशन की बात करें, सबसे पहले पोजीशंस पे आ जाते हैं। पोजीशन, पोजीशन की अगर अपन बात करें तो हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे? हाई फाउलर पोजीशन देंगे कि कंप्लीट लंग एक्सपेंशन आपको देखने को मिले, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी सांस लेने के अंदर, जो दिक्कतें आ रही थी वो देखने को ना मिले। नेक्स्ट अगर बात करें इधर ब्रोंकियल अस्थमा में, तो सेकंड पॉइंट अपन क्या कंसीडर करेंगे इधर? दैट इज ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल अपन करने वाले। क्या करने वाले? ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी का, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट हो रही थी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही थी, तो उसके कारण अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे? और पॉइंट अपन नेबुलाइजेशन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? नेबुलाइजेशन अपन करवा सकते हैं, नेबुलाइजेशन। और नेबुलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो ये ब्रोंकोडाइलेटर्स जो अपन ने अभी डिस्कस करें, उन ब्रोंकोडाइलेटर्स का क्या कर सकते हैं अपन, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स, ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे? नेक्स्ट वन, एक वर्ड आता है अपने पास में, दैट इज स्टेटस अस्थमेटिकस। स्टेटस अस्थमेटिकस, स्टेटस अस्थमेटिकस, स्टेटस अस्थमेटिकस की अगर अपन बात करें तो ये स्टेटस अस्थमेटिकस क्या कंडीशन है? एक ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है जिसके अंदर जो पर्सन है उसके अंदर एक मेडिकल इमरजेंसी जनरेट होती है। मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इस मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन की भी अगर बात करें तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसके अंदर क्या चीज़ डेवलप होता है? ब्रोंको स्पाज्म डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है यहाँ पर? ब्रोंको स्पाज्म। ब्रोंको स्पाज्म आपको इस कंडीशन के अंदर डेवलप होता हुआ नजर आता है। और ये जो ब्रोंको स्पाज्म आप लोगों को देखने को मिल रहा है, दैट इज नॉट ट्रीटेड, नॉट ट्रीटेबल बाय यूजुअल ट्रीटमेंट, यूजुअल जो ट्रीटमेंट चल रहा था उससे ट्रीट नहीं हो रहा था। यूजुअल ट्रीटमेंट क्या है? बीटा 2 एगोनिस्ट। ये ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, अस्थमा का अटैक आया और आपने क्या करवाया? बीटा बीटा 2 एगोनिस्ट है उनका इस्तेमाल करा। ठीक है, लेकिन उससे ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो ट्रीट नहीं हुआ। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है।
ठीक है। और ये मेडिकल इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो आपको देखने को मिल रही है क्योंकि ठीक नहीं हो रही है, इसकी अगर अपन बात करें, इसके कारण क्या हो सकती है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। पर्सन की डेथ भी हो सकती है। डेथ का कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर आप लोगों को इस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। उस रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ कैसे जा सकता है, इफ नॉट आइडेंटिफाइड। इफ नॉट आइडेंटिफाइड, अगर इस कंडीशन को आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज़ देखने को मिल सकती है। या फिर इफ नॉट ट्रीटेड विग्रसली, इफ नॉट ट्रीटेड विग्रसली, अगर विग्रसली इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उस कंडीशन के अंदर भी ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो क्या तो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, या फिर इफ नॉट ट्रीटेड विग्रसली, तो उस कंडीशन के अंदर स्टेटस अस्थमेटिक्स की कंडीशन आप लोगों को, स्टेटस अस्थमेटिकस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, इस स्टेटस अस्थमेटिक्स के मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, अगर इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो पॉइंट ध्यान रखना, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाना पड़ेगा तुरंत। मेडिकल इमरजेंसी, वहीं पर अपन इसको कोशिश करेंगे ट्रीट करने की। नेक्स्ट है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी का क्या करना पड़ेगा, अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, इसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स का अपन इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स का अपन इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंको डायलेटर्स के अंदर अपन साबा, किसका इस्तेमाल करते हैं, साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें सालब्यूटामोल, किसकी बात कर सकते हैं, सालब्यूटामोल की बात कर सकते हैं, जो कि 5 mg के अंदर, या फिर सालब्यूटामोल के अलावा टर्ब्यूटालाइन, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्ब्यूटालाइन का या टर्ब्यूटालिन का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 mg। ठीक है। इन दोनों में से किसी को उठा के दे सकते हैं अपन। और साथ में अपन कौन सी ड्रग देंगे, अपन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। कौन सी ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की अगर बात करें तो कौन सी, दैट इज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। कौन सी, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। उस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का क्या कर सकते हैं अपन, इस्तेमाल कर सकते हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है 0.5 mg, उसका क्या कर सकते हैं अपन, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपन देंगे। और कौन से रूट से देंगे, वो इनहेलेशन वाले रूट से अपन देने वाले हैं। कौन से रूट से देंगे, इनहेलेशन वाले रूट से अपन ब्रोंकोडाइलेटर्स का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। जिस पेशेंट में स्टेटस अस्थमेटिकस की कंडीशन अगर डेवलप हुई है तो। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, इस पेशेंट के अंदर अपन हाइड्रोकोर्टिसोन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन, जो कि क्या है, कोर्टिकोस्टीरॉइड। आपको देखना क्या है, ये कोर्टिकोस्टीरॉइड है। कोर्टिकोस्टीरॉइड हाइड्रोकोर्टिसोन, इनका अपन क्या करने वाले, इस्तेमाल करने वाले। पहले तो अपन 200 mg IV स्टेट अपन देते हैं। ठीक है, तुरंत प्रभाव से 200 mg IV स्टेट देते हैं। और बाकी मेंटेनेंस डोज की अगर बात करें तो 24 घंटे में जो मेंटेनेंस डोज अपने को रखनी होती है, वो रखनी रहती है 100 mg। कितनी रखनी रहती है, 100 mg। तो 200 mg स्टार्टिंग में दिया, फिर 100 mg इसमें मेंटेनेंस डोज रखनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर इसके अंदर अपन बात करें, और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, इसमें ये सारा कार्यक्रम कर दिया और फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है अपने को। तो पेशेंट के अंदर ये भी ध्यान रखना है, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर करना है अपने को, अनिवार्य है फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन वगैरह आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है, फ्लूइड इम्बैलेंस की कंडीशन तो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सही हो सकती है। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर यहाँ पर बात करें, और क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, तो ध्यान रखना है फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर केसोल का, केसोल 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 का क्यों अपन इस्तेमाल करेंगे, टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया। टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया हाइपोकैलेमिया को ठीक करने के लिए अपन ये केसोल का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये सालब्यूटामोल टर्ब्यूटालाइन ये जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट का अपन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके कारण एज ए साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा था, अभी अपन ने डिस्कस किया था, हाइपोकैलेमिया। तो ये चीज़ अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसके अंदर अगर एसिडोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिली, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो अपन एज ए ट्रीटमेंट किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए ट्रीटमेंट सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी अगर ब्रोंकोडाइलेटर्स का इस्तेमाल अपन कर रहे हैं
इन ब्रोंकोडाइलेटर्स के कारण क्या देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है आफ्टर द यूज ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर। तो ध्यान में रख लेना, क्योंकि ब्रोंकोडाइलेटर्स अपन देखने को मिल रहे हैं और फिर भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट अगर इस्तेमाल में कर दिया दोनों में, तो देख लेना रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस डेवलप ना हो जाए पेशेंट के अंदर, तो ध्यानपूर्वक देना। तो स्टेटस अस्थमेटिकस की कंडीशन अगर डेवलप होती है, तो ये सारा का सारा क्या करते हैं अपन, इस प्रकार से ऐसे पेशेंट के अंदर मैनेजमेंट करते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। और स्पेसिफिक अगर इधर बात अपन करें तो ये तो मैनेजमेंट हो गया स्टेटस अस्थमेटिक का। एक पॉइंट और अगर अपन इधर कंसिडर करना चाहें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं इम्यूनोथेरेपी। क्या कंसिडर कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी की अगर बात करें, उसको डिसेंसिटाइजेशन के नाम से भी अपन जानते हैं। किस नाम से, डिसेंसिटाइजेशन के नाम से भी अपन जानते हैं। और इसका क्या मतलब होता है डिसेंसिटाइजेशन का, इसका मतलब होगा कि ये जो पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर अपन जो एलर्जन आपको देखने को मिल रहा है जिससे वो एलर्जिक है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा का केस है, उसमें जिससे भी वो एलर्जिक है उसका अपन क्या करवाएंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर करवाएंगे, थोड़ा सा क्या करवाएंगे, एक्सपोजर करवाएंगे, थोड़ा टाइम देंगे, फिर एक्सपोजर करवाते जाएंगे, एक्सपोजर करवाते जाएंगे। तो वो जो पेशेंट होगा वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा उस एलर्जन से। तो इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी के अंदर ये डिसेंसिटाइजेशन करवा सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ये होगा उस एलर्जन का बार बार क्या क्या करवाया जाएगा, एक्सपोजर करवाया जाएगा। एलर्जन का एक्सपोजर बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो जो पेशेंट होगा वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी एक बार अगर बात करें ब्रोंकियल अस्थमा में, तो ब्रोंकियल अस्थमा में एक बार नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट की एक बार बात कर लेते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट की। और नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं। देखो पहला पॉइंट तो है असेस वाइटल साइंस। असेस वाइटल्स, वाइटल्स को क्या करना है, असेस करना है मेनली। जैसे कि अगर बात करें रेस्पिरेटरी रेट वगैरह हो गई, इनको क्या करना है, असेस करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो असेस ब्रीथ साउंड, असेस ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड्स को भी क्या करना है, असेस करना है। ब्रीथ साउंड्स, ब्रीथ साउंड्स को क्या करना है, असेस करना है, बिल्कुल करना अनिवार्य है। जैसे ब्रीथ साउंड्स को असेस करोगे तो फिर कौन सी साउंड, बीजिंग साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। नेक्स्ट अगर बात करें क्रैकल्स, क्रैकल्स अगर म्यूकस देखने को मिल रहा है तो वो साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। अगर ये बीजिंग साउंड सुनाई नहीं दे रही है, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि अस्थमेटिक अटैक और बीजिंग साउंड आप लोगों को उस पेशेंट के अंदर सुनाई नहीं दे रही है ना, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को तुरंत डॉक्टर को बता देना कि पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट अपने को ध्यान रखना है क्या, कि अवॉइड अवॉइड एक्सपोजर टू अवॉइड एक्सपोजर टू एलर्जेंस। जो भी एलर्जेंस आपको देखने को मिल रहे हैं उनके एक्सपोजर को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जैसे कि अगर बात करें, अपने डिस्कस करें तो फूड एलर्जेंस, इसका डिस्कशन क्या था, फूड एलर्जेंस। फूड एलर्जेंस को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे अपन। जैसे कि जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, बियर हो गई, वाइन हो गई, ठीक है। या फिर अपन ने फूड एलर्जेंस में किसका डिस्कशन किया था, सल्फाइड्स का डिस्कशन किया था। सल्फाइड्स हो गए, मेटा सल्फाइड्स हो गए, उनको क्या करेंगे अपन, अवॉइड करेंगे। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर और क्या ध्यान रखेंगे, दैट इज प्रिवेंट प्रिवेंट एक्सपोजर या प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ पेशेंट, prevent the exposure of patient from poor environment। पुअर एनवायरनमेंट से जो पेशेंट का एक्सपोजर है उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। या एयर पोल्यूशन अगर देखने को मिल रहा है, एयर पोल्यूशन, तो उसको क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे एयर पोल्यूशन। ठीक है, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, पेशेंट को बोलना है अवॉइड क्राउड, पेशेंट को बोलना है कि क्राउड को क्या करे, अवॉइड करे, ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ पर क्राउड इलाके आप लोगों को देखने को मिले, क्राउड्स आपको देखने को मिले, जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका आपको देखने को मिल रहा हो, नहीं तो उस जगह पर अगर जाएगा तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह होने की संभावनाएं ज़्यादा देखने को आपको मिल सकती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो के बारे में पेशेंट को बता देना है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। और अगर बात करें, पेशेंट को एजुकेट कर देना है, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन करे, क्या करे, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन करे। तो प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन वो कर सकता है, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन के लिए उसको क्या कर देना, उसको एजुकेट कर देना। और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन के लिए पर्स लिप ब्रीथिंग कर सकता है। क्या कर सकता है वो, पर्स लिप ब्रीथिंग कर सकता है, पर्स लिप ब्रीथिंग। ठीक है, पर्स लिप ब्रीथिंग, पर्स लिप ब्रीथिंग का मतलब होता है ये जो होठ वाला है इसको ऐसे करके फिर सांस निकाले और पाउट बनाते हैं ना ऐसे। तो ये पॉइंट इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं एज ए नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है,
और अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट का ध्यान रखना है, पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट, पीएफटी के लिए क्या करना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है, पीएफटी के लिए मॉनिटर करना है, असेस करना है। स्पायरोमेट्री एडवाइज अपन कर सकते हैं, क्या एडवाइज कर सकते हैं, स्पायरोमेट्री को एडवाइज कर देना, नर्स का काम है कि स्पायरोमेट्री के बारे में बता देना, तो वो एडवाइज कर देना, ठीक है। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, कीप द कीप द डोर कीप द डोर्स एंड विंडोज क्लोज, कीप द डोर्स एंड विंडोज क्लोज, कीप द डोर्स एंड विंडोज क्लोज ड्यूरिंग पोलन डेज, ड्यूरिंग पोलन डेज। तो पोलन डेज के टाइम पर क्या करना है, डोर और दरवाजे जो आपको देखने को मिल रहे हैं उनको क्या करना है, बंद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक अगर पॉइंट की बात करें, क्विट स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग को क्या करना है, बंद करना है, बहुत ज़रूरी है स्मोकिंग, क्योंकि एलर्जन की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अगर कोई छोटा बच्चा है स्कूल वगैरह के अंदर वो जा रहा है, नई नई स्कूल के अंदर जा रहा है, तो पहले जो स्कूल का स्टाफ है उनको क्या कर देना, इन्फॉर्म कर देना है। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे, और बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्म करना, क्योंकि कई बार मेडिकल इमरजेंसी वगैरह डेवलप होगी, तो जो स्कूल वाले हैं उनकी नॉलेज के अंदर तो होनी चाहिए ना भाई, क्या इस ये पे जो बच्चा है इसको अस्थमा का अटैक आया है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान दे सकते हैं। तो स्मोकिंग को क्या कर देना, क्विट कर देना। बाकी हेल्थ एजुकेशन अपने को प्रोवाइड करनी है, हेल्थ एजुकेशन क्या करनी है, पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। हेल्थ एजुकेशन किसके रिगार्डिंग, जो कि अपना क्या देखने को मिल रहा था, एमडीआई मीटर डोज इनहेलर को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी हेल्थ एजुकेशन देनी है। जो ड्रग्स है, ड्रग्स को टाइम पे दे देना, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना। ड्रग्स को क्या कर देना, ड्रग्स जो भी डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब कर रखी है उनको क्या दे देना, टाइम पे दे देना, उनके बारे में बता देना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर कर लेना, मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट जो इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी होगी मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्या करना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं उनके लिए क्या करना है, मॉनिटर करना है। बाकी अगर बात करें परक्यूशन, तो परक्यूशन अगर परक्यूशन करें तो उसके अंदर हाइपर रेजोनेंस देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, हाइपर रेजोनेंस, तो ये भी ध्यान रख लेना। हाइपर रेजोनेंस क्या देखने को मिल सकती है, हाइपर रेजोनेंस आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। स्मोकिंग को क्विट कर देना, हेल्थ एजुकेशन। बाकी अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट, तो एक्सरसाइज को अवॉइड करना, किसको, अवॉइड 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 विग्रस एक्सरसाइज, अवॉइड विग्रस एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज जो होता है, एक्सरसाइज वो भी क्या हो सकता है, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर। तो विग्रस एक्सरसाइज को क्या करना, अवॉइड करना। हाँ, नॉर्मल एक्सरसाइज को पेशेंट क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, ट्रीट थायराइड डिसऑर्डर्स, ट्रीट थायराइड डिसऑर्डर्स। तो थायराइड डिसऑर्डर्स को क्या करना है, ठीक ट्रीट करना है, क्योंकि थायराइड डिसऑर्डर्स के कारण भी अस्थमा के अटैक आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी एक तो मेंसेस, अगर महिलाओं की बात करें तो मेंसेस और थायराइड डिसऑर्डर्स, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, उनके कारण क्या हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट अगर बात करें कंडीशन और अपन डिस्कस करते हैं जिसको जीईआरडी के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। जीआरडी और ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो आप लोगों को एसोसिएशन के अंदर देखने को मिलता है। जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, और ब्रोंकियल अस्थमा, ये एसोसिएशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए इनको भी क्या करते रहना है, इनको मॉनिटर करते रहना है। तो ये कुछ जनरल बातें मैंने इसमें डिस्कस करी हैं आप लोगों के सामने, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन ने डिस्कस करे। और जो इमोशनल स्टेट्स जो होती है उनको भी अवॉइड करना, इमोशनल स्टेट्स, इमोशनल पेशेंट को बता देना, जो हैवी तो खतरनाक तरीके से वो इमोशनल स्टेट्स जो हो रहे हैं उनको क्या करें, अवॉइड करें। जैसे इमोशनल स्टेट्स से अगर बात करें, एंगर हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, फियर हो गया, एग्रेशन हो गया, इनको क्या करें, वो अवॉइड करें, क्योंकि ये भी अपन ने ईटियोलॉजी के अंदर वहाँ पर लिख रखा है। तो नॉर्मल अपन ने क्या कर दिया, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट का डिस्कशन अपन ने कर दिया है, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर करेंगे। और जो पेशेंट होगा उसको एमडीआई, मीटर डोज इनहेलर वगैरह, इनके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी स्टेटस अस्थमैटिक्स का अपन ने ट्रीटमेंट कर दिया है, नॉर्मल ये अपन ने डिस्कस कर दिया। बाकी अपन ने ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और सारे पॉइंट अपन ने इधर कंसिडर कर दिए। तो मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा ये अपन ने पढ़ लिया, पूरा जो अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा, उसको 2 लेक्चर्स में अपन ने कंप्लीट किया है। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी क्लास।